हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी पोटेंशियल एनर्जी की कि किसी भी बॉडी में अपनी पोजीशन के कारण जो एनर्जी स्टोर होती है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और साथ ही हमने पोटेंशियल एनर्जी मींस स्थितिज ऊर्जा के लिए हमने एक एक्सप्रेशन भी डिराइव किया था फोर्स के टर्म में, जिसमें हमने बताया था दैट यू आर विल बी इक्वल टू दी माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम इनफाइनाइट टू आर एफ फैक्टर डॉट डी आर फैक्टर। और साथ ही हमने यह देखा था कि एक कंजर्वेटिव फोर्स को हम पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसके लिए एक फॉर्मूला दिया था हमने दैट एफ विल बी इक्वल टू दी माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ यू। मीन्स हमने एक रिलेशन एस्टैब्लिश किया था कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के लिए। आज के इस वीडियो में हम प्रीवियस टॉपिक को ही कंटिन्यू करते हुए आगे फर्दर हम पोटेंशियल एनर्जी के रिस्पेक्ट में कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हम कुछ और प्रॉपर्टीज डिफाइन कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि कर्ल ऑफ अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, कि यदि एक फोर्स है जो कि कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसके कर्ल की वैल्यू क्या होगी। कर्ल ऑफ अ कंजर्वेटिव फोर्स, संरक्षी बल के कर्ल को हमें यहाँ फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम यह कहते हैं कि जब भी हम बात करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स के केस की, तो उस केस में बॉडी पे लगने वाला फोर्स उसकी पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव ग्रेडियंट के इक्वल होता है। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में इसको वेरीफाई किया है इस रिलेशन को। अभी हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज में लेंगे। एफ फैक्टर विल बी इक्वल टू द माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ यू। देखिए, अब हमारा यहाँ पे पर्पज है कि हमें एक कंजर्वेटिव फोर्स के कर्ल को फाइंड आउट करना है। मींस हमें यहाँ कर्ल ऑफ एफ वेक्टर फाइंड आउट करना है, और मैथमेटिकली हम इसे लिखते हैं डेल वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। अब क्योंकि हम यहाँ कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहे हैं तो उस केस में f की वैल्यू होगी माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ u। हमने क्या किया, हमारा जो कर्ल ऑफ f का फॉर्मूला है इसमें f वेक्टर की जगह पर हमने रख दिया माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ u। अब क्योंकि माइनस साइन है हम उस माइनस सिंबल को प्रोडक्ट से बाहर ले सकते हैं। दिस विल बी इक्वल टू द माइनस ऑफ ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाय ग्रेडियंट ऑफ u। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा जो ग्रेडियंट ऑफ u है इसको हम लिख सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। हमने क्या बोला था, जो ग्रेडियंट होता है डेल होता है, एक तरीके से एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, और इस डेल की वैल्यू हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। ये जो डेल ऑपरेटर है इसकी वैल्यू होती है आई कैप डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, ये जो ग्रेडियंट है इस ग्रेडियंट की जगह पर हमने इसकी वैल्यू पुट करी है। आई कैप डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड, और उसका मल्टीप्लिकेशन हमको यहाँ किससे करना है, u से, और u है पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी। फाइनली हमें कर्ल f के लिए एक फॉर्मूला मिलेगा एंड दैट विल बी इक्वल टू द माइनस ऑफ ग्रेडियंट क्रॉस आई कैप डेल u ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल u ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल u ओवर डेल z। अब क्योंकि हमें यहाँ इनका क्रॉस प्रोडक्ट देखना है तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम कैसे लिखेंगे, माइनस आई कैप जे कैप के कैप। अब देखिए यहाँ पे अगेन डेल ऑपरेटर है, और डेल ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है, आई कैप डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड। आई कैप का कोफिशिएंट है डेल ओवर डेल एक्स, जे कैप का कोफिशिएंट होगा डेल ओवर डेल वाई, और के कैप का कोफिशिएंट होगा डेल ओवर डेल जेड। इसका हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है इसके साथ में। तो इस केस में हम देख सकते हैं आई कैप का कोफिशिएंट है डेल u ओवर डेल एक्स, जे कैप का कोफिशिएंट है डेल u ओवर डेल वाई, और के कैप का कोफिशिएंट है डेल u ओवर डेल जेड। अब जब हमें इस कर्ल ऑफ f के लिए हमें फाइंड आउट करनी है इसकी वैल्यू, तो हमें यहाँ इस प्रोडक्ट को हमें यहाँ सॉल्व करना होगा। तो सिंपली हमने यहाँ इसके प्रोडक्ट को सॉल्व किया। तो देखिए कैसे लिखेंगे, कर्ल ऑफ एफ फैक्टर विल बी इक्वल टू द माइनस ऑफ।
तो जब हम पहले आई कैप के टर्म को देखेंगे, तो जहां मैं पॉइंटर से पॉइंट आउट कर रही हूँ इस डायरेक्शन में हमें आई कैप का टर्म को इवेलुएट करना होगा, तो हम इन दोनों क्रॉस टर्म्स को कंसीडर करते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, del 2 u ओवर del y z माइनस del 2 z ओवर del y। सिमिलरली जब जे कैप को कंसीडर करते हैं तो माइनस सिंबल आता है, सो माइनस ऑफ जे कैप will multiplied by del 2 u over del x del z minus del 2 u over del z into del x प्लस k कैप का करेंगे तो इन दोनों टर्म का करेंगे तो del 2 u over del x del y minus del 2 u over del y del x। अब क्योंकि यहाँ पर जो u है पोटेंशियल एनर्जी है, यह एक परफेक्ट डिफरेंशियल है, तो उस केस में del 2 u ओवर del y del z की वैल्यू बराबर होगी del 2 u ओवर del z del y के। सिमिलरली del 2 u ओवर del x del z की वैल्यू इक्वल होगी del 2 u ओवर del z del x के, एंड del 2 u ओवर del x del y विल बी इक्वल टू दी del 2 u ओवर del y del x। अब आप यहाँ देख सकते हैं जब हमने बोला है कि ये टर्म्स एक दूसरे के इक्वल है, तो ये वाली टर्म और ये टर्म एक दूसरे के इक्वल होगी। सिमिलरली del 2 u ओवर del x del z माइनस del 2 u ओवर del z del x, ये वाली टर्म भी एक दूसरे के इक्वल होगी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि पूरी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी, तो कर्ल ऑफ f की वैल्यू हमें 0 के इक्वल मिलती है। सो कर्ल ऑफ f इज इक्वल्स टू दी 0 और del क्रॉस f इज इक्वल्स टू दी 0। तो यहाँ से हम यह कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स के कर्ल की वैल्यू हमेशा 0 के इक्वल होती है, मीन संरक्षी बल के कर्ल का मान हमेशा 0 होता है। अब देखिए, अगर अभी कभी हमसे एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रूफ दैट दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, आपको कोई फोर्स की वैल्यू दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि प्रूफ करिए कि यह जो फोर्स है यह कंजर्वेटिव फोर्स है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो f की वैल्यू है उसका कर्ल हम निकालेंगे, और यदि उसके कर्ल की वैल्यू 0 के इक्वल आती है तो हम यह कहेंगे कि यह फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। और अगर उसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आती है, मीन्स यदि हमें कर्ल ऑफ f की वैल्यू नॉन जीरो मिलती है, तो उस केस में हम कहेंगे कि वो फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है, मीन्स असंरक्षी बल है। सो अगर डेल क्रॉस f की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होती है, then the force will be non-conservative force। अब आगे हम इसको एक एग्जांपल के द्वारा फर्दर हम डिस्कस कर सकते हैं। हम यहाँ वेरीफाई करना चाहते हैं कि किसी भी पार्टिकल पे लगने वाला जो लीनियर रीस्टोरिंग फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव होता है, मीन्स रेखीय प्रत्यानयन बल संरक्षी होता है। अब हमने यहाँ क्या किया है, हमने कैटेगरी ले ली है फोर्स की, और वो फोर्स कौन सा है, लीनियर रिस्टोरिंग फोर्स। और हमें यहाँ यह वेरीफाई करना है कि ये जो लीनियर रिस्टोरिंग फोर्स है यह एक संरक्षी बल है, इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो हम यहाँ इसको कैसे वेरीफाई करेंगे, वही डेल क्रॉस एफ निकालेंगे रिस्टोरिंग फोर्स के लिए, और यदि डेल क्रॉस एफ की वैल्यू 0 के इक्वल आएगी तो हम कह देंगे कि यह फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। तो देखिए, किसी भी बॉडी पे लगने वाले रिस्टोरिंग फोर्स के लिए हम फॉर्मूला देते हैं। यदि हम वन डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, वन डायमेंशनल केस को लेकर चल रहे हैं, तो उस केस में f की वैल्यू हम लिखते हैं -kx। बट यदि अगर हम बात कर रहे हैं 3 डायमेंशनल केस की, तो उस केस में रेखीय प्रत्यानयन बल या लीनियर रिस्टोरिंग फोर्स को हम लिखते हैं f फैक्टर, दिस इज इक्वल टू दी माइनस ऑफ k r वेक्टर। तो देखिए, यहाँ पर जो k है यह स्प्रिंग कांस्टेंट है। अब हमें यहाँ क्या बोलना है कि हमें यह प्रूफ करना है कि ये जो f है यह एक कंजर्वेटिव फोर्स है, संरक्षी बल है। इसका मीनिंग हमें यह प्रूफ करना है कि डेल क्रॉस f की वैल्यू 0 के इक्वल है। तो इसका मतलब हमें क्या होगा, हमें से पहला स्टेप क्या होगा हमारा, हमें डेल क्रॉस f फाइंड आउट करना है, यानी कि जो f है हमें उसके कर्ल की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, उसके कर्ल की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखिए डेल क्रॉस f, अभी हमने देखा f की वैल्यू क्या है, -kr वेक्टर। अब k यहाँ पे कांस्टेंट है और माइनस सिंबल को भी हमने यहाँ से बाहर ले लिया है। सो डेल क्रॉस f वेक्टर की वैल्यू होगी -k।
अब क्योंकि हम यहाँ पे इसका क्रॉस प्रोडक्ट देख रहे हैं तो आई कैप, जे कैप और के कैप डेल ऑपरेटर है और इसकी वैल्यू क्या होती है, आई कैप डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड। तो आई कैप का कोफिशिएंट हम यहाँ लिखेंगे डेल ओवर डेल एक्स, जे कैप का कोफिशिएंट होगा डेल ओवर डेल वाई और के कैप का कोफिशिएंट होगा डेल ओवर डेल जेड। साथ ही यहाँ पे आर वेक्टर है, हम क्योंकि 3 डायमेंशनल केस की बात कर रहे हैं सो आर वेक्टर की वैल्यू होगी आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड। तो इस कंडीशन में आई कैप का कोफिशिएंट है एक्स, जे कैप का कोफिशिएंट है वाई और के कैप का कोफिशिएंट है जेड। सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, हमें यहाँ पे कर्ल एफ को सॉल्व करना है। तो हमने यहाँ पे डेल क्रॉस एफ को एफ की वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई किया और हमारे पास में यहाँ पर एक मैट्रिक्स फॉर्मेट आती है। अब हमें यहाँ इस फॉर्मेट को सॉल्व करना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे आई कैप के कोफिशिएंट के टर्म के रिस्पेक्ट में लिखते हैं। सो माइनस के तो बाहर होगा, आई कैप को जब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे डेल जेड ओवर डेल वाई माइनस डेल वाई ओवर डेल जेड। सेकेंड टाइम पे माइनस जे कैप और माइनस जे कैप की वैल्यू लिखेंगे डेल जेड ओवर डेल एक्स माइनस डेल एक्स ओवर डेल जेड। और के कैप के कोफिशिएंट के जब निकालेंगे तो इसकी वैल्यू लिखेंगे डेल वाई ओवर डेल एक्स माइनस डेल एक्स ओवर डेल वाई। तो हम ये जानते हैं कि जब भी हम z का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 होती है, y का z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसकी वैल्यू भी 0 होती है। 1 कब मिलता है कि जब हम x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें। सिमिलरली z का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और x का z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0 के इक्वल होगा, y का x के रिस्पेक्ट में और x का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 होगी। सो ये सारी टर्म 0 के इक्वल हो जाएगी। सो हम यहाँ से यह देखते हैं कि कर्ल ऑफ एफ वेक्टर यानी कि इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आती है। और अभी हमने यह कहा था कि जब भी कोई फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है तो उसके लिए कर्ल की वैल्यू 0 के इक्वल होती है। अब हमने यहाँ पे कौन से फोर्स की बात की थी, हमने यहाँ बात की थी लीनियर रिस्टोरिंग फोर्स की, रेखीय प्रत्यानयन बल की। और हमने देखा कि इस लीनियर रिस्टोरिंग फोर्स के लिए कर्ल की वैल्यू 0 के इक्वल आई है। सो हम यहाँ पर यह कंक्लूड करते हैं लीनियर रिस्टोरिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। रेखीय प्रत्यानयन बल संरक्षी बल होता है। तो इस प्रकार से अभी हमने बात की थी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए कि कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके लिए उसके कर्ल की वैल्यू 0 के इक्वल होती है। और साथ ही हमने वेरीफाई किया है लीनियर रिस्टोरिंग फोर्स के लिए। अब आगे मैं बात कर रही हूं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की, यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण की। सो सबसे पहले तो हम यह देखेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है। तो देखिए मैकेनिकल एनर्जी, किसी भी सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल होती है। मींस किसी भी कण की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग उसकी यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होता है। सो द मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। देखिए इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि सपोज हमने किसी बॉडी पे हमने एक कंजर्वेटिव फोर्स लगाया जिससे उसकी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में चेंजेस हुआ। जब हमने उस पर फोर्स लगाया तो उसके बॉडी में ये एनर्जी एक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है। बट जैसे ही हम इस फोर्स को हटाते हैं तो पार्टिकल वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन की तरफ आ जाता है और उस केस में ये जो पोटेंशियल एनर्जी जो उसमें स्टोर हुई थी वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाती है। बट ये जो पोजीशन में चेंजेस होते हैं हर टाइम पे, ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज उसकी काइनेटिक एनर्जी में होने वाले चेंज के नेगेटिव के इक्वल होता है। इसका मीनिंग यह है
कि पार्टिकल जो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को लॉस करता है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में गेन के इक्वल हो जाती है। सो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं दैट डेल्टा के विल बी इक्वल टू द माइनस ऑफ डेल्टा यू, या change in the potential energy it will be equal to the minus of change in the kinetic energy। दोनों माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही बात हो जाएगी। तो जितना बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होता है उतना ही उसकी बॉडी में काइनेटिक एनर्जी में गेन हो जाता है। सो डेल्टा के विल बी इक्वल टू द माइनस ऑफ डेल्टा यू, या फिर डेल्टा यू विल बी इक्वल टू द माइनस ऑफ डेल्टा के। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं द डेल्टा यू प्लस डेल्टा के की वैल्यू 0 के इक्वल होती है। अब देखिए डेल ऑपरेटर क्या था, डेल ऑपरेटर एक टाइप का डिफरेंशिएशन ही था, और हम ये जानते हैं कि जब किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 के इक्वल होती है। तो हम यहाँ से यह कह सकते हैं कि k प्लस यू की वैल्यू कांस्टेंट है, तभी जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 के इक्वल आती है। सो यहाँ से हम कहते हैं कि एक सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। मैकेनिकल एनर्जी क्या था? इट वॉज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। कण की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होता है, और जिसको हमने एक नया कांस्टेंट नाम दिया है कैपिटल ई। बट कंडीशन यह कहती है कि यदि सिस्टम पर कंजर्वेटिव फोर्सेस काम कर रहे हैं तो केवल और केवल उस कंडीशन में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। दूसरी ओर यदि सिस्टम पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस काम करते हैं, यदि असंरक्षी बल किसी निकाय पर कार्यरत होते हैं तो उस केस में उनकी यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है, यानी उसकी वैल्यू हमें कांस्टेंट के इक्वल नहीं मिलती है। सो जो हमने यहाँ पे ये एक्सप्रेशन दिया है दैट k प्लस यू इज द कांस्टेंट एंड इट इज इक्वल्स टू द E, इस लॉ को हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। दिस टर्म इज नोन एज द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण का नियम। दिस टर्म इज नोन एज द। अब आगे हम इसको इस टाइप से और मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सपोज कोई पार्टिकल है जो पॉइंट ए पर है, इस पर हमने फोर्स अप्लाई किया और वो फोर्स कैसा है? कंजर्वेटिव फोर्स, जिससे इसकी पोजीशन में चेंज हुआ और पार्टिकल पॉइंट बी पर पहुंच गया है, और पार्टिकल का जो मास है वो m है। और हम ये कह रहे हैं कि पॉइंट ए पर जब पार्टिकल था तो उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट r1 वेक्टर है, और पॉइंट बी पर पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर r2 वेक्टर है, यानी कि कण का स्थिति सदिश यहाँ पे r1 है और बी पॉइंट पर स्थिति सदिश r2 वेक्टर है। जब पार्टिकल पॉइंट ए पर होता है तो उसकी वेलोसिटी v1 के इक्वल है और बी पर उसकी वेलोसिटी v2 के इक्वल है। अब यदि हम यह कह रहे हैं कि पार्टिकल पर कंजर्वेटिव फोर्स लगाया गया है, एक संरक्षी बल हमने कण पर आरोपित किया है, तो उस केस में मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए। और मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू कांस्टेंट होने का मतलब क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल पॉइंट यानी कि पॉइंट ए पर उसकी मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होगा? 1/2mv1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? u, which will be the function of r1. तो initial energy will be equal to the final energy. So point B पर एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? 1/2mv2 square plus ur2 and that will be equal to the E. So ये है एक कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन। ठीक है, अब आगे हमें यह वेरीफाई करना है। ये तो हमने बोला अभी कि यदि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस काम करेंगे तो उस केस में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित नहीं होगी यदि निकाय पर असंरक्षी बल काम कर रहे हैं। अब आगे हम यहाँ एक स्टेटमेंट वेरीफाई करते हैं इस मैकेनिकल एनर्जी के लिए, जिसमें हम यह कह रहे हैं कि एक सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है
तो उस सिस्टम पे काम करने वाला फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होगा। If the mechanical energy of a system remain conserved, then the force acting on a system will be conservative force। देखिए, तो हमने पहली कंडीशन क्या ले ली, हमें ये तो कह रहे हैं कि सिस्टम की जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व्ड है, यानी कि वो कांस्टेंट है, वो टाइम के साथ में चेंजेस नहीं हो रही है। इसको हम कैसे लिखेंगे, K प्लस यू बराबर E। अब हमें यहाँ उसके बाद में यह शो करना है कि इस कंडीशन में सिस्टम पर जो F लगाया गया है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स होगा। अब देखिए, हमें यहाँ मैथमेटिकली हम क्या लिख सकते हैं, हमें ये तो पता है कि K प्लस यू कंजर्व्ड है। कंजर्व होने का मतलब ये होता है, संरक्षित होने का यह मतलब होता है कि उस क्वांटिटी में टाइम के साथ में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, उसकी वैल्यू फिक्स है, तो हम कहते हैं कि वो क्वांटिटी कंजर्व्ड है। तो इसको मैथमेटिकली क्या लिखेंगे, दैट K प्लस यू विल बी इक्वल टू द E, दैट इज द कांस्टेंट। अब हमें यह वेरीफाई करना है कि उस केस में F की वैल्यू जो F है वो कंजर्वेटिव है, और हमने ये पढ़ा था कि अगर F कंजर्वेटिव होगा तो उस केस में F की वैल्यू किसके इक्वल होगी, माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ U के। अब हमें यहाँ वो वेरीफाई करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। हमने ये देखा कि K प्लस यू की वैल्यू बराबर है E के, यानी कि अगर ये कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 के इक्वल होगा। तो हम यहाँ से लिखेंगे d ओवर dt K प्लस यू, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में K प्लस यू का डिफरेंशिएशन 0 के इक्वल होगा। अब काइनेटिक एनर्जी, हमने यहाँ पे K जो लिखा है वो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को बता रहा है, यानी कि गतिज ऊर्जा। तो K क्या होता है, 1/2mv²। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, d ओवर dt 1/2mv² प्लस u, दैट विल बी इक्वल टू दी 0। सो हमने यहाँ पे K की वैल्यू रखी है 1/2mv²। अब हमें यहाँ पे इस टर्म का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, 1/2mv², इसका हमें t के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है। तो जो बॉडी है उसका मास m है, वो तो कांस्टेंट है, यानी उसके m में टाइम के साथ में कोई चेंजेस नहीं होगा। सो m को हम यहाँ बाहर ले लेंगे। v² का जब हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम लिखते हैं 2, m तो हमने बाहर ले लिया, 2 इंटू, अब नीचे डिवाइडेड में 2 है, तो v² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2v इंटू dv ओवर dt। तो देखिए हमने क्या लिखा, 1/2m ऑलरेडी है, 2v इंटू dv ओवर dt प्लस du ओवर dt। सिंप्लीफाई केयर करेंगे तो हमें मिलेगा mv dv ओवर dt प्लस du ओवर dt। अब देखिए, हमने बोला था कि u एक परफेक्ट डिफरेंशिएशन है, तो हम यहाँ पे du को इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। du बराबर होगा del u ओवर del x इंटू dx। हमने यहाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिखा है इसको, तो du की वैल्यू हो जाएगी del u ओवर del x इंटू dx प्लस del u ओवर del y इंटू dy प्लस del u ओवर del z इंटू dz। बट हमें तो यहाँ du ओवर dt की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस कंडीशन में हम इस इक्वेशन का टाइम के रिस्पेक्ट में वापस से डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो इस इक्वेशन का t के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें du ओवर dt की वैल्यू मिलेगी। सो du ओवर dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, सो du ओवर dt की वैल्यू हो जाएगी del u ओवर del x इंटू dx अपॉन dt प्लस del u ओवर del y इंटू dy ओवर dt प्लस del u ओवर del z इंटू dz अपॉन dt। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक टर्म में तो हमें u का x, y और z कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन मिल रहा है, तो दूसरी टर्म में हमें x, y और z का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन मिल रहा है। तो हम इस टर्म को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि i कैप del u ओवर del x प्लस j कैप del u ओवर del y प्लस k कैप del u ओवर del z मल्टीप्लाइड बाय i कैप dx ओवर dt प्लस j कैप dy ओवर dt प्लस k कैप dz ओवर dt। जब हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो उस केस में i कैप डॉट i कैप की वैल्यू 1 होती है, j कैप डॉट j कैप की वैल्यू 1 होगी और k कैप डॉट k कैप की वैल्यू 1 होगी। बाकी सारे प्रोडक्ट्स की वैल्यू 0 के इक्वल होगी।
तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें फाइनली यही इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, तो हमने यहाँ इस इक्वेशन को इस प्रकार से यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में लिखा। अब आगे हम देख सकते हैं कि आई कैप, यहाँ से हम यू को बाहर ले सकते हैं, तो आई कैप डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड, ये क्या हो जाता है, एक डेल ऑपरेटर जिसको हम कहते हैं ग्रेडियंट। तो इसको हमने क्या लिख दिया, ग्रेडियंट ऑफ यू। साथ ही हमने यहाँ से डी ओवर डी टी को बाहर ले लिया, तो यहाँ से हमने डी ओवर डी टी को बाहर लिया तो क्या होगा, आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड। जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमें यही टर्म मिलेगी, क्योंकि हमें क्या करना है, अंदर डिफरेंशिएशन करना है टी के रिस्पेक्ट में, तो हमें यही इक्वेशन मिलेगी। सो इस प्रकार से हमें डी यू ओवर डी टी की वैल्यू मिलती है ग्रेडियंट ऑफ यू मल्टीप्लाइड बाय डी ओवर डी टी आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड। अब ये क्या है, एक पोजीशन वेक्टर है, आर वेक्टर। तो फाइनली डी ओवर डी टी की वैल्यू हमें मिलती है ग्रेडियंट ऑफ यू प्रोडक्ट ऑफ डी ओवर डी टी आर वेक्टर। यहाँ पे आर वेक्टर की वैल्यू है आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड। तो फाइनली हम ये जानते हैं कि डी आर वेक्टर अपॉन डी टी पोजिशन वेक्टर में टाइम के साथ में चेंजेस क्या होता है, वेलोसिटी। सो डी यू ओवर डी टी किसके बराबर हो जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ यू मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। तो इस प्रकार से हमारे पास में यहाँ पर डी यू अपॉन डी टी की वैल्यू आती है। तो ये वाली डी यू अपॉन डी टी की वैल्यू को हम हमारी इक्वेशन नंबर 2, देखिए हमने ये निकाला था, यहाँ पर डी यू ओवर डी टी है, इस इक्वेशन में हम डी यू ओवर डी टी की वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, एम वी डी वी ओवर डी टी प्लस डी यू ओवर डी टी है। तो क्या लिखेंगे, एम वी डी वी ओवर डी टी प्लस ग्रेडियंट ऑफ यू मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, जिसकी वैल्यू 0 के इक्वल है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये v यहाँ भी है और v यहाँ भी है, तो हम इस इक्वेशन से v की वैल्यू को बाहर ले, तो उस केस में हमारी इक्वेशन हो जाएगी एम डी वी ओवर डी टी प्लस ग्रेडियंट ऑफ u मल्टीप्लाइड बाय v। अब क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि यदि पार्टिकल एक कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में मोशन कर रहा है, तो उस केस में v की वेलोसिटी वैल्यू तो 0 के इक्वल नहीं हो सकती। सो उस केस में ये जो प्रोडक्ट टर्म है ये 0 के इक्वल हो गई। सो एम डी वी ओवर डी टी प्लस ग्रेडियंट ऑफ यू, इसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी। और न्यूटन्स के लॉ के अकॉर्डिंग एफ की वैल्यू होती है एम ए या एम डी वी ओवर डी टी। तो इस इक्वेशन में एम डी वी ओवर डी टी की जगह पर हम लिखेंगे एफ वेक्टर प्लस ग्रेडियंट ऑफ यू दैट इज इक्वल टू दी 0। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, एफ इज इक्वल टू द माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ यू। तो हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि यदि किसी सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू कांस्टेंट है या फिर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है, तो उस केस में सिस्टम पे लगने वाला फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होगा। और ये जो रिलेशन अभी हमें मिला है दैट इज एफ इज इक्वल टू द माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ यू, यह एक कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही एक्सप्रेशन है। तो हमारे पास में वो कंडीशन वेरीफाई हो गई। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने बात करी है मैकेनिकल एनर्जी की, मैकेनिकल एनर्जी के कंजर्वेशन की, और साथ ही हमने डिस्कस किया है कि यदि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है तो बॉडी पे लगने वाला फोर्स हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अब आगे हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। देखिए एक प्रॉब्लम है जिसमें आपको बोला गया है कि द पोटेंशियल एनर्जी of a body is given by u which is equal to the 40 plus 6x square minus 7xy plus 8y square plus 32z joule, where x, y and z are in meter. Find the force when the body is at minus 205. So देखिए क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि एक बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी, किसी कण की आपको स्थितिज ऊर्जा दी गई है u, उसका फॉर्मूला आपको दिया गया है। साथ ही आपको यह बोला गया है कि अब इस बॉडी पे लगने वाला फोर्स आप निकालिए, और वो पॉइंट्स कौन से होने चाहिए, -2, 0 और 5, यानी कि इन पॉइंट्स पर आपको बॉडी पे लगने वाले फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सबसे पहले जब भी ऐसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दी जाती है तो हम सबसे पहले यह लिखते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है।
सो क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, u की वैल्यू दी गई है 40 प्लस 6x² माइनस 7xy प्लस 8y² प्लस 32z। अब बोला गया है कि f की वैल्यू क्या होगी, -2, 0 और 5 पॉइंट पे। देखिए यानी कि हमें एक ऐसी इक्वेशन यूज में लेनी होगी जिसके लिए हमें f और u के बीच का रिलेशन पता हो। ठीक है, अब वो रिलेशन हमने निकाला है, f की वैल्यू क्या होती है, माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ u। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ u मतलब माइनस ऑफ i कैप डेल ओवर डेल x प्लस j कैप डेल ओवर डेल y प्लस k कैप डेल ओवर डेल z इंटू u। देखो यहाँ से हम u की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे u की वैल्यू पुट की। अब हमें क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इनका डिफरेंशिएशन किया। देखिए पहला क्या कहता है, माइनस ऑफ i कैप डेल ओवर डेल x का इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरी टर्म का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो क्या मिलेगा, 12x माइनस 7y, बाकी सारी टर्म्स का देखो 40 है, इसका 0 हो जाएगा। 6x² का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 12x, 7xy का 7y, 8y² का 0 होगा, 32z का भी 0 होगा। ये हमने x के रिस्पेक्ट में किया। तो क्या टर्म मिलेगी, 12x माइनस 7y इंटू आई कैप। फिर जब हम दूसरी बार y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 40 का 0 होगा, 6x² का 0 होगा, y के लिए क्या होगा, माइनस 7x प्लस 16y। फिर जब हम z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इन सब का 0 हो जाएगा, केवल 32z वाली टर्म है जिसका हमें मिलेगा 32। तो हमें यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने पे f की एक वैल्यू मिल गई जो कि है माइनस ऑफ i कैप 12x माइनस 7y प्लस j कैप माइनस 7x प्लस 16y प्लस k कैप इंटू 32। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें f की वैल्यू निकालनी है -2, 0 और 5 पॉइंट्स पे। तो अब हमारे पास में यहाँ पे इस इक्वेशन में जो x, y, z कोऑर्डिनेट्स है हम उनकी जगह पर रखेंगे -2, 0 और 5। तो जब हमने यहाँ पे देखो 12x है, x की जगह पे यहाँ पे -2 रखा, y की जगह पे 0। इस इक्वेशन में x की जगह रखेंगे -2, y की जगह पे 0 और यहाँ पे k वाली टर्म में z का कोई टर्म है नहीं। तो देखो सिंप्लीफाई किया हमने तो हमें f की वैल्यू मिलती है माइनस ऑफ 24i कैप प्लस 14j कैप प्लस 32k कैप। सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें f की वैल्यू मिलती है 24i कैप माइनस 14j कैप प्लस 32k कैप। तो इस प्रकार से जब हमें u की वैल्यू दी गई थी तो उस u की वैल्यू को यूज करते हुए हमने -2, 0 और 5 पॉइंट पर पार्टिकल पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू को निकाला है। और हमें क्या बोला गया था क्वेश्चन में कि जो x, y और z है वो मीटर्स में है। तो यहाँ पे f की वैल्यू क्या हो जाएगी, न्यूटन। अब इसी प्रकार से हम एक प्रॉब्लम और डिस्कस करते हैं जिसमें यह बोला गया है कि इफ अ फोर्स F is equals to the 5x plus 10x cube Newton is acting on a particle along x axis, then calculate the work done to displace the particle from x is equals to the 1 meter to 5 meter। कि एक पार्टिकल है जो कि x डायरेक्शन के अलोंग मूव कर रहा है 1 मीटर से लेकर के 5 मीटर तक के डिस्टेंस तक। तो उस केस में उस पे लगने वाले फोर्स की वैल्यू आपको दी गई है 5x प्लस 10x क्यूब न्यूटन। अब आपको यह निकालना है कि पार्टिकल पर इतना फोर्स लगाने पर 1 मीटर से 5 मीटर तक ले जाने में कितना काम किया गया है। ये हमारी प्रॉब्लम है। पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहले हमें लिखेंगे कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है। तो क्वेश्चन में गिवन है F which is equal to the 5x plus 10x क्यूब न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट हमें दिया गया है 1 मीटर से लेकर के 5 मीटर तक। और क्या हमें नहीं पता है W, हमें W की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है W का, हमने प्रीवियस क्लास में निकाला था, इंटीग्रेशन फ्रॉम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट f dx। पहला पॉइंट क्या लिया है 1 मीटर, तो x1 क्या हो जाएगा 1 और x2 की वैल्यू हो जाएगी 5। f की वैल्यू हमें दी गई है 5x प्लस 10x क्यूब, तो हमने यहाँ f की वैल्यू रखी 5x प्लस 10x क्यूब और डिफरेंशिएशन कर दिया हमने x डायरेक्शन में, इंटीग्रेशन कर दिया dx के लिए। जब हम यहाँ पे इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो देखिए x का इंटीग्रेशन क्या होता है x² 2, x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है x की पावर 4/4 और लिमिट क्या है, लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 5 है। अब आगे हमें क्या करना है, इनकी वैल्यूज पुट करनी है। तो 5 × 5 की पावर² 2 प्लस
10 इंटू 5 की पावर 4/4। फिर माइनस करके लोअर लिमिट लिखते हैं तो -5 इंटू 1/2